स्टेज पर बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ और क़दार शख्सियात और यहाँ हाल में मौजूद तमाम साथियों को मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले वजाहत की ताक़ीद से इसलिए आना हुआ कि आज हमारा केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो जर्नलिस्टों को नोटिस हुए थे और उसमें PFUJ और RIMJ पिटिशनर हैं, तो उसकी समाअत जो है वो 11:30 शुरू हुई और वो 4 बजे खत्म हुई, 4:00 ऊपर। आज दोस्तों, आज का जो दिन है वो पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए एक बड़ा ही मुनफरिद दिन है और मैं ये समझता हूँ कि ये एजाज़ भी पाकिस्तान के हिस्से में ही आया है कि यहाँ पे हमें बार बार आज़ादी सहाफ़त की तहरीकें चलानी पड़ी, वरना महज़ब दुनिया में ये मसाइल सेटल हो चुके हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हर एक डेढ़ दहाई के बाद कोई ताले आज़मा आ जाता है और वो उसकी अपनी ज़ाती डॉक्ट्राइन जो है वो हमारे मुल्क में राइज कर दी जाती है, उसको ज़बरदस्ती पूरी कौम को खोल के पिलाने की कोशिश की जाती है और उसमें फिर उन्हें याद कराना पड़ता है कि ये जो सहाफ़त है ये आज़ाद होनी चाहिए, इसमें बात हमें कहने की गुंजाइश दीजिए, बात करने का सुनने का हौसला पैदा कीजिए। तो PFUJ की तारीख जो है वो भरी पड़ी है 1950 से लेके आज तक। PFUJ ने क्योंकि मुश्किल काम था सच कहना, और शायद इसीलिए अफजल जहाद कहा गया कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने को, लेकिन PFUJ के हिस्से में ये एजाज आया और बार बार आया कि जाबिर हुक्मरानों को, जो पाकिस्तान में बहुत टफ टाइम देने वाले लोग थे, उसमें हमारे अकाबरीन शामिल थे और वो कभी भी हक और सच की बात कहने से नहीं चुके। मैं PFUJ की 70 साल तारीख की जो जद्दोजहद की जो किताब थी उसके वो औराक देख रहा था, जिसमें 13 मई 1978 की का वो दिन था जिस दिन हमारे काबरीन जो हैं उनको कोड़े लगाए गए। तो मैंने वो सारे अकाउंट्स पढ़े, नासिर जैदी साहब का भी अकाउंट पढ़ा, जाफरी साहब का भी पढ़ा, खाबर नईम हाशमी साहब का भी पढ़ा। तो मुझे ताज्जुब हो रहा था कि आज भी कुछ भी नहीं बदला, आज भी हुक्मरान उसी तरह की बातें करते हैं, आज भी वही एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, आज भी सहाफियों को उसी तरह से। लेकिन जो एक परेशानी की बात थी, जो एक सोचने की बात थी, वो ये थी कि आज शायद हम उस पाए की जद्दोजहद नहीं कर पा रहे, शायद आज हम उस पाए की रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहे जो हमारे काबरीन ने दी। और इसी किताब में एक साहब ने एक बात लिखी कि हमारी जो यूथ है जर्नलिज्म की, जो नौजवान सहाफ़ी हैं, बहुत सख्त जरूरत है कि उनको बताया जाए कि जर्नलिज्म एक पैशन का नाम है, एक नजरिए का नाम है और उनके अंदर जमहूरी और तंजीमी जो सोच है वो पैदा की जाए। बदकिस्मती से हम एक ऐसे अहद के अंदर जी रहे हैं जब तंजीमी जद्दोजहद करने वाले लोगों को शायद कोई अच्छा सहाफ़ी नहीं माना जाता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने कोड़े खाए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की है, जिनके नाम पे ये तंजीम है, जिन लोगों का दिमाग था जिसके तहत ये तंजीम बनी थी, आप मिनार बन्ना साहब को ले लें या निसार उस्मानी साहब को ले लें या नीचे तक जितनी लीडरशिप, ये सारे वो सहाफ़ी थे जिनका तारुफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस था, जो बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करते थे, जो ब्यूरो चीफ भी थे, रेजिडेंट एडिटर भी थे, सीनियर रिपोर्टर भी थे और बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करते थे, लेकिन वो साथ यूनियन भी चलाते थे। और ये उनकी कमिटमेंट थी कि वो मैनेज करते थे, शायद फैमिली को तो टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन जर्नलिज्म को तंजीमी उमूर के साथ उतना ही वक्त देते थे जितना कि वो तंजीम को देते थे, उतना ही वक्त अपने प्रोफेशनल काम को भी देते थे। तो अब क्योंकि सोच के ज़ाविये हमारे तब्दील हो गए, तो अब शायद ये समझा जाता है कि अगर मुझे खुद कई दोस्त कहते हैं कि यार आप किस काम में पढ़ गए, आप तो अच्छे भले जर्नलिस्ट, आप ये क्या किए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज भी हमारे यंग लोग आते, मैंने काफ़ी लोगों को पर्सनल मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए और उन्हें कहा कि आज आपने ज़रूर आना। और एक मैसेज भी इसी तरह दिल के साथ लिखा गया था कि आप आएँ और अपने काबरीन से इनकी जो तजर्बात की इल्म की शम्मा है इससे कोई रोशनी समेटने की कोशिश करें। लेकिन शायद जुस्तजू भी नहीं रही अब, और यही शायद सबसे बड़ा इस शहर का अलमिया है। मैं ज़्यादा सबका वक्त नहीं लूँगा, हमें आज अपने काबरीन से जो है वो सुनना है, उनसे सीखना है, उनसे समझना है।
लेकिन हमारे क्योंकि बहुत सारे दोस्त साथ के इस इवेंट में जो नहीं है, तो मैं उनकी कुछ 2-3 तहरीरें पढ़ के फिर आपसे 2 मिनट के अंदर इजाजत चाहूंगा। इकबाल जाफरी साहब आज एक केस के सिलसिले में लाहौर हैं, वरना उनका पूरी कोशिश थी कि वो आज यहाँ पे जरूर आते। तो ये जो 70 साल तारीख की किताब है PFUJ की, इसमें तीसरा मजमून उन्हीं का है। उसमें वो लिखते हैं कि जो इसकी हेडलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कोट अनकोट है कि ब्रिगेडियर ने कुछ देर सोचने के बाद दराज से एक कागज निकालकर मेरी अम्मी के सामने रखते हुए कहा, इस कागज पर दस्तखत कर दें, हम तुम्हारा बेटा छोड़ दें। ब्रिगेडियर की बात सुनते ही मेरी वालदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जवाबन कहा कि मैं अपने बेटे को छोड़ने की भीख नहीं मांग रही। पहले मुझे बताया जाए मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में, और हमें उससे मुलाकात की इजाजत दी जाए। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं या मेरा बेटा तुमसे माफी की भीख मांगेंगे, तो ये तुम्हारी और जनरल जिया की खामखियाली है। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, उसे सजा सुनाई जिस पर अमल भी हो गया, तो उसके बाद मानी, तो उसके बाद माफी किस बात? मैं माफी मांगूंगी, ना ही मेरा बेटा माफी मांगे। ये देखें कि आप एक जर्नलिस्ट की फैमिली की कमिटमेंट आप देखें। उनके वाक़या है, उन्हें बताया नहीं जा रहा था कि कहाँ रखा गया। जब उनसे फैमिली मिलने आई तो वो कहते हैं कि मैंने गिला किया कि आप तो मुझे भूल ही गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप पिंडी से मूव हुए तो हमें बताया ही नहीं जा रहा था कि कहाँ शिफ्ट किया। हमें कहा गया कि आप DC से पूछें, DC ने कहा चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से पूछें, और हमें महीनों तक ये नहीं बताया गया कि इकबाल जाफरी कहाँ है। अब हमें 2 दिन पहले पता, परसों पता चला है, तो आज हम तुम्हारे से मिलने के लिए। तो ये वो कमिटमेंट थी। आप ये देखें, नासिर जैदी साहब का अकाउंट आप देखें, छोटी सी हेडलाइन इसकी भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 1970-71 में जब आवाज़ खल्क खामोश ना हो सकी, लब आजाद रहे, तो सिंध और पंजाब में अखबारात और जरायद को बंद कर दिया गया। सैकड़ों सहाफ़ी बरतरफ कर दिए गए, अखबारात पर सेंसरशिप नाफिज कर दी गई, यहाँ तक कि कुरान की आयात को भी सेंसर किया जाने लगा। इन पाबंदियों पर एहतजाज के खिलाफ मार्शल अदालत से सजा के बाद हम बारी बारी टिकटिकी बांधे गए। इस तरह के बिल्कुल बहना थे, टिकटिकी पर बांधा गया और मलमल की एक चादर दी गई थी, और हमारी पुष्ट के नीचे पेंसिल से निशान लगाकर एक के बाद एक कोड़ा मारते रहे। जख्म बनते गए, हम सोचते रहे, क्या यही वो आजादी थी जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जद्दोजहद की? हमारा ख्वाब टूट गया, लेकिन आजादी सहाफत का सफर जारी रहा। तो दोस्तों, ये हमारे वो काबरीन हैं जिनकी वजह से आज हमारी सहाफत किसी न किसी शक्ल में बहरहाल जारी है। वरना पाकिस्तान में चाइना मॉडल बिल्कुल निफाज के करीब पहुंच चुका है। नेशनल मीडिया पे कोई बात आपको ऐसी नहीं मिलती जो ताकतवर हल्कों की मर्जी के खिलाफ हो, या उनकी मंशा के, या उनकी तबीयत, या उनकी जो है ना तबे नाजुक तक जो बारेग्राम गुजरती है, ऐसी खबरें अब आप अखबारात में नहीं पढ़ सकते। और अखबारात को तो जिंदगी और मौत के एक ऐसे जो है मामले में धकेल दिया गया है कि शायद उनके पास सर्वाइवल के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो सरकारी सहारा लेने के लिए वो सारी खबरें खुद से ही सेंसर कर दें जिनसे ताकतवर हल्के नाराज हो सके। उसके बाद आपके टीवी भी, क्योंकि क्रॉस मीडिया का वो बिल है, उसमें आपने वो कर दिया है, तो जब मालिक एक साइड से प्रेशर लेता है तो फिर टीवी के ऊपर भी उसी पॉलिसी का असर होता है। और अब अगला निशाना जो है वो आपका सोशल मीडिया है। मैं आखिरी जो एक अकाउंट पढ़ूंगा जिसके बाद मैं आपसे रुखसत लूंगा, मजीद आपसे समाचार नहीं करूंगा। ये खबर नहीं हाशमी साहब का है, और इसकी हेडलाइन ये लगी हुई है इस मजमून नंबर 4 की। मैं दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि बुक सारे पढ़ें, और आप मेरे से लेके भी पढ़ सकते हैं, और जो दोस्त खरीदना चाहें मैं उन्हें बुक दे भी सकता हूँ। पढ़नी बड़ी जरूरी है। खैर, मैं ये अकाउंट पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है कि मुझ पर जो इल्जाम थे, खबर नहीं हाशमी तीसरे हमारे जर्नलिस्ट थे जिनको कोड़े लगे थे, वो कहते हैं मुझ पर जो इल्जाम थे उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। इससे कम सजा दी जाती तो अदालत के लिए उसकी ठोस वजह बयान करना जरूरी था। इससे पहले मैं ना सिर्फ कोट लखपत जेल में मुकम्मल बरहना हालत में कोड़ों की सजा बर्दाश्त कर चुका था, बल्कि सिंध और पंजाब की 5 जेलों में मुख्तलिफ दौरानियों की कैद की सजाएं भी भुगत चुका था। अपने खिलाफ इस नए मुकदमे से मैं बिल्कुल खौफजदा था। निसार उस्मानी साहब ने अपनी जात में मेरे लिए एक रुकनी रिहाई कमेटी बना रखी थी। जनरल जिया जब भी लाहौर आता, उस्मानी साहब मेरी रिहाई का इशू उसके सामने रखते थे, क्योंकि वो डॉन के लाहौर के इंचार्ज भी थे और हमारे जो हैं वो इस काबरीन में भी
सर फहरिस्त चंद नाम है उसमें शामिल। तो वो जनरल ज़िया जब भी लाहौर आता, उस्मानी साहब मेरी रिहाई का इशू उसके सामने रखते थे, जब भी टॉक होती या मीडिया से करते थे। जनरल ज़िया का एक जवाब होता, ख्वाब अमीन हाशमी सहाफ़ी नहीं, एक खतरनाक दहशतगर्द, वो रिहा नहीं होगा, उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। तो ये वही माइंडसेट है जो आज के भी बहुत सारे हुक्मरानों का है, जो उन्हें आईना दिखाने वाले हुक्मरानों को ये समझते हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये मेरे मुखालिफ है, और वो चाहते हैं कि इन्हें बदतरीन सजा दी जाए, और उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। तो डिक्टेटर जरा क्योंकि ज्यादा एम्पावर होते हैं, उनकी मर्जी ज्यादा चलती है, तो वो फिर अपनी मर्जी से कोड़े भी लगा लेते हैं। सिविल हुक्मरान जो है वो FIA को भेज के पीका का पर्चा काटते हैं, FIA उन्हें थप्पड़ मारती हुई ले जाती है, तो सलाखों के पीछे खड़ा करके हमारी एक फोटो में भेज दी जाती है कि ये पकड़ के ले आए और बिल्कुल उसको बंदे का पुत्र बना दिया। तो आज भी इसी पीका एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में बात हो रही थी। अब उन्होंने FIA को इससे निकाल के पूरी एक एजेंसी इस काम पे लगा दी है, और इसके रूल सारे चेंज हो रहे हैं, पार्लियामेंट से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमारे काबरीन ने जो जद्दोजहद चलाई हुई थी, उसका मुझे 5% भी नजर नहीं आता, और मुझे बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो इस मोड में भी नजर नहीं आते कि वो जो है वो इसमें विलिंग हो कि यार ये कितना बड़ा एक आज़ादी इजहार के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज जो है पेश होने वाला है। जब आपके कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आती है कि सोशल मीडिया के ऊपर कवानीन आएंगे, जब आपका लॉ मिनिस्टर कहता है, और जब आपका आर्मी चीफ से शैतानी जो है वो करार देता है मामला। तो दोस्तों, आज आप इन काबरीन को इस तरह से दिल के साथ सुने कि ये, मैं पहले मुआवतन यहाँ दोस्तों को कहता था कि शायद वो वक्त आ गया कि हमें भी कोड़े मारना चाहते हैं और ये मारे, तो कुछ हालात ऐसे ही बन रहे हैं। तो मैं माजूर खां हूँ कि मैं कोई अच्छी खबर की नवीद आपको नहीं सुना रहा, लेकिन आने वाले दिन मुझे यही लगता है कि हमारी तो रस्म है, रीत है, PFUJ यही है जिसने आवाज बुलंद करनी है, यही आपकी RLUJ है, इसी RLUJ के काबरीन बैठे हैं जिनको कोड़े लगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मीडिया हाउसेज में अपने साथियों को ये इसका प्रचार करें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और जो आपके मतलब आखिरी आवाजें हैं, कोई थोड़ा सा इख्तलाफी बात हो जाती है, उसके रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। तो प्लीज आप सारे मुतहरिक हो जाएं और इन काबरीन को इसी दर के तहत सुने कि अगर आज हम जो हैं उन शूज में खड़े हैं, अब इन्होंने जो हमें सौंपा है, ये शम्मा सौंपी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता इस शम्मा की जो लो है वो गहना ना जाए। तो खुदा के लिए मेरी ये 10 बस्ता एक आपसे दरख्वास्त है कि आप सारे दोस्त इस दर्द दिल के साथ इनकी आज तकरीरें सुने, और आज के इस योम अज़्म को हम एक अज़्म करें कि हम भी अपने काबरीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।